नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि अब यहाँ पर आयशा मारवा को सामने से आता हुआ देखकर अब धनंजय पीरामल अब अपने दिल पर कंट्रोल नहीं कर पाते और अब वो आयशा को एक तरफ लेकर जाते हैं। तो अब यहाँ पर आयशा धनंजय के हैंडसम होने की भी तारीफ करते हैं और अब वो दोनों यहाँ पर थोड़ा सा एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। और जब वो बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अब सब कुछ सकुशल हो रहा था। रोहित और अनिका दोनों ही यहाँ पर करण और स्वाति का कन्यादान करने के लिए बैठ गए थे। तो दूसरी तरफ श्वेता के लिए यहाँ पर अंजलि मामी और किशन मामा ये दोनों ही बैठ गए थे। अब यहाँ पर ये सब देखकर महेंद्र पीरामल कहते हैं इसे कन्यादान तो नहीं कहेंगे। ये सुनते ही बड़ी रानी कहती है ये कन्यादान नहीं बल्कि ये तो एक मादान है। एक तरफ जहाँ पर ये सब चल रहा था तो दूसरी तरफ शीला मौसी बार बार रेखा मूर्ति को कॉल लगा रही थी, लेकिन रेखा मूर्ति अब उनके कॉल को उठा ही नहीं रही थी, क्योंकि रेखा मूर्ति तो यहाँ पर अपने कमरे में अपने बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर शीला अब उसे बार बार जब वो कॉल नहीं उठाती तो अब वो यहाँ पर हार कर अब उसे एक मैसेज टाइप करती है और कहती है लगता है कि प्लान ए फ्लॉप हो गया है, इसलिए रेखा तुम्हें प्लान बी के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्लान बी शुरू करने का वक्त आ गया है। और इतना लिखने के बाद अब वो इस मैसेज को रेखा मूर्ति के नंबर पर सेंड कर देती है। और फिर से शीला अब यहाँ पर सामने देखने लगती है। तो वहीं अब तक पंडित जी भी कहते हैं अब गठबंधन के लिए दूल्हे की बहन आ जाइए, क्योंकि अब यहाँ पर पहले गठबंधन होगा और उसके बाद फेरों की प्रक्रिया शुरू होगी। ये सुनते ही करण गुलेरिया अब कहते हैं अंजलि कहाँ है। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है मैं देखती हूँ अंजलि कहाँ है। ये कहते हुए ही अब आयशा जब दूसरे मंडप पर देखती है तो वहाँ पर किशन मामा और अंजलि मामी दोनों ही वहाँ पर मंडप पर श्वेता के कन्यादान के लिए बैठे हुए थे। आयशा मारो अब यहाँ पर अंजलि मामी के पास जाकर कहती है अंजलि एक मिनट, वो क्या है ना कि करण तुम्हें गठबंधन के लिए बुला रहा है। अब यहाँ पर आयशा की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है ठीक है चलो। यहाँ अब अंजलि मामी अब आयशा मारवा के साथ दूसरे मंडप में आ जाती है। तो अब वो वहाँ जाने के बाद अब करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा के गठबंधन बांध कर अब वो फिर से नीचे आ जाती है। तो वहीं अब पंडित जी कहते हैं सात फेरे के लिए खड़े हो जाइए। अब पंडित जी की ये बात सुनते ही अब करण और स्वाति दोनों ही अब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तो वहीं पंडित जी अब सभी को 7 वचन के बारे में बता रहे थे। पंडित जी यहाँ पर अब एक एक वचन को बड़े ही खोल कर बता रहे थे कि पहला वचन में के वर क्या वचन देता है, दूसरे में क्या देता है, तीसरे में क्या देता है और यहाँ पर वधू क्या वचन देती है। साथ में वो दोनों को से उनके वचन बरवाते हैं। तो यहाँ पर अब अनिका की नज़र अब जैसे ही इंस्पेक्टर अब्बास पर जाती है तो अब वो अपनी आंखों के इशारों से अब वो इंस्पेक्टर अब्बास से कुछ पूछती है। तो अब वो भी अनिका को यहाँ पर अनिका के इशारों को अच्छे से समझ जाता है और उनका जवाब देते हुए वो यहाँ पर उन्हें अनिका को एक थम्स अप का इशारा देता है। अब इंस्पेक्टर आकाश का ये थम्स अप का इशारा समझकर अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो अपना पूरा फोकस फिर से शादी पर ही करती है, क्योंकि यहाँ पर करण और गुलेरिया दोनों ही अब फेरों के लिए तैयार थे। तो वहीं दूसरी तरफ इधर शीला का फोन बार बार बजने लगता है। जैसे ही शीला का फोन बजा तो शीला अब जल्दी से अपने फोन की स्क्रीन पर देखती है। तो यहाँ पर नेत्रा का मैसेज आया हुआ था। नेत्रा बार बार उसे मैसेज टाइप कर रही थी। ये देखकर तो अब शीला के चेहरे पर एक स्माइल थी और वो अब अपने मन में सोचती है क्या बात है, बिना मेहनत के ही सच में फल मिल गया। सोचा नहीं था इतनी जल्दी ये फल हमें मिल जाएगा। यहाँ पर शीला भी अपनी ही सोच में थी कि तभी उसके कानों में पंडित जी की आवाज़ आती है। 7 फेरे पूरे हुए
अब ये सुनते ही तो अब स्वाति और करण दोनों ही अब अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तो वहीं अब पंडित जी उन दोनों के बैठने के बाद कहते हैं मंगलसूत्र लेकर आ जाइए, क्योंकि अब बस मंगलसूत्र वधू के गले में डालने से ये शादी संपन्न हो जाएगी। ये सुनते ही अब अनिका भी वहाँ पर रखी हुई एक थाली को अब अपने पापा के सामने रख देती है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही सारी तैयारियां कर दी गई थी। तो वहीं करण गुलेरिया भी अब उस थाली में रखे हुए मंगलसूत्र को अब अपने हाथ में उठाते हैं और अब वो इस मंगलसूत्र को स्वाति मल्होत्रा के गले में पहना देते हैं। जैसे ही वो भी यहाँ पर स्वाति को मंगलसूत्र पहनाते हैं तो इसके बाद अब पंडित जी कहते हैं अब क्योंकि देखिए मंगलसूत्र की विधि भी पूरी हो गई, इसलिए अब आप अपने शुभ हाथों से वधू की मांग में सिंदूर भरिए। पंडित जी ने यह कहा ही था कि ये सुनते ही अब करण गुलेरिया स्वाति मल्होत्रा के मांग में अब सिंदूर भरते हैं। जैसे ही करण गुलेरिया अब स्वाति की मांग में सिंदूर भरने लगे तो कुछ सिंदूर यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की नाक पर गिर जाता है। तो जैसे ही स्वाति की नाक पर ये सिंदूर गिरा तो ये देखकर अब पिंकी कहती है, ओह नो, ये क्या कर दिया दादाजी ने। अरे दादाजी ने तो दादी जी की नाक ही खराब कर दी। देखो ना, उनका कितना अच्छा मेकअप हो रखा था और अब उनकी नाक तो बिल्कुल रेड हो गई। उन्होंने तो उनका पूरा का पूरा नाक खराब कर दिया। ये सुनते ही अब लतिका कहती है, अरे ये पिंकी, ये सब सिर्फ यहाँ पर ही नहीं हुआ है, क्योंकि दूसरे मंडप में भी सेम यही सब हो रहा है। वहाँ जाके देखो, वहाँ पर भी श्वेता मासी की नाक भी खराब हो गई है, क्योंकि उनकी नाक पर भी बहुत सारा सिंदूर लगा हुआ है। यहाँ बच्चों की ये सारी बातों को सुनकर अब यहाँ पर दादी माँ कहती है, अरे ऐसा नहीं बोलते हैं, ये तो एक गुड लक होता है। क्योंकि बच्चों की ये सारी बातें सुनकर अब सुहासिनी मारवा अब अपने आप को नहीं रोक पाती और वो कहते हैं कि जब वर अपने हाथों से वधू के मांग में सिंदूर डालता है तो जो उसके नाक पर या उसके चेहरे पर सिंदूर गिरता है उसे अच्छा माना जाता है। उसे ऐसे नहीं कहते, इससे कोई मेकअप खराब नहीं होता। ये तो इनका सौभाग्य है। इधर दादी माँ की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर भूमिका मारवा कहती है, क्या दादी माँ आप भी? अरे अच्छा खासा मेकअप खराब हो गया है। पता है कितनी मुश्किल से मेकअप होता है, कितनी सुंदर तो ये लग रही थी, लेकिन देखो ना, चेहरे पर सिंदूर लगने की वजह से अब इनका नाक दिखाई दे रहा है और वो भी पूरा रेड। भूमिका की ये बात सुनते ही अब दादी माँ भूमिका को घूर कर देखने लगती है, क्योंकि अब दादी माँ सोचती है कि बच्चे तो बच्चे, लेकिन अब यहाँ पर भूमिका जो खुद शादी के लायक हो रखी है वो भी बच्चों की तरह ही बातें कर रही है। तो वहीं भूमिका अब अपनी दादी माँ की को इस तरह से देखते हुए देखकर अब वो उसे इग्नोर करते हुए अब निखिल की तरफ बढ़ जाती हो। अब वो यहाँ पर निखिल को धीरे से कहती है, निखिल सुनो, अगर देखो मेरा मेकअप अगर तुमने खराब किया ना तो मैं इसी सिंदूर से तुम्हारी मांग भर दूंगी। होता होगा ये बड़ा सौभाग्य या शुभ, लेकिन अब जब मैं शादी करूंगी तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि देखो मैं अपने मेकअप को खराब करना नहीं चाहती हूँ। और ये कहते हुए भूमिका अब सामने की तरफ देखने लगती है। तो वहीं अब निखिल भूमिका की इस बात को सुनकर बस एक सांस भूमिका को ही देखता रह जाता है। तो वहीं अब पंडित जी कहते हैं, देखो विवाह संपन्न हुआ, वो भी पूरे विधि विधान के साथ, इसलिए अब नवजोड़ा अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लें, क्योंकि एक तरफ जहां पर स्वाति और करण की शादी संपन्न हो गई थी तो दूसरी तरफ दूसरे मंडप में यहाँ पर श्वेता और लक्ष्य जी की, इन दोनों की भी शादी संपन्न हो गई थी। दोनों ही तरफ से पंडित जी यहाँ पर इन दोनों ही कपल्स को आशीर्वाद लेने के लिए ये कह रहे थे। तो ये सुनते ही इधर स्वाति मल्होत्रा और करण ये दोनों ही अब अपने कदमों को अभी आगे बढ़ाने ही वाले थे कि तभी अब उनके ऊपर कुछ फूलों की पंखुड़ियां गिरने लगती हैं, क्योंकि ये पंखुड़ियां उनकी शादी के संपन्न होने की खुशी में उनके ऊपर गिर रही थी। ये देखकर जैसे ही अब स्वाति मल्होत्रा अब ऊपर की तरफ देखती है तो यहाँ पर आसमान में एक कबूतर था जो उनके तरफ चारों तरफ चक्कर काट रहा था।
मानो वो स्वाति मल्होत्रा के आने वाले जीवन के लिए वो उन्हें बेस्ट विशेस दे रहा हो। उस कबूतर को यहाँ पर ऊपर से इस तरह से फूलों की पंखुड़ियों को बिखरता हुआ देखकर यहाँ पर सबको काफी खुशी भी हो रही थी कि देखो यहाँ पर आज शायद पूरी कायनात इन दोनों के मिलन के लिए तैयार है। लेकिन अब अनिका और स्वाति वो इस कबूतर, क्योंकि वो दोनों ही पंछियों से बात करना जानती थी, इसलिए वो इस कबूतर को देखने को और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये कबूतर कहाँ से आया है। और इससे पहले वो उसे कोई भी आई कांटेक्ट कर पाती, उसकी बातों को समझ पाती कि तभी वो कबूतर अब वहाँ से उड़कर सीधा ही होटल पैराडाइज के अंदर चला गया। उस कबूतर को इस तरह से अंदर जाता हुआ देखकर तो स्वाति मल्होत्रा को अब थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अब वो कुछ कहती है। यहाँ पर अब स्वाति को ऐसे देखकर अब करण गुलेरिया लेकिन अभी वो कुछ करती नहीं है। इस तरह से अब स्वाति मल्होत्रा को ऐसे देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या हुआ है स्वाति? अब तुम स्वाति मल्होत्रा नहीं बल्कि अब स्वाति गुलेरिया हो। ये सुनते ही यहाँ पर स्वाति कहती है, जिस दिन आपकी बेटी गुलेरिया से मारवा हो जाएगी ना करण, उस दिन मैं मल्होत्रा से गुलेरिया हो जाऊंगी। क्योंकि भूलो मत करण, तुम्हारी बेटी भी अभी तक गुलेरिया ही है। यहाँ रिया भी अब अपनी नानी माँ की इस बात को सुनकर अब रिया भी स्वाति मल्होत्रा को हक करती और कहती है, वाह नानी माँ, अब आपका, मम्मा का और मेरा, हम तीनों का सरनेम एक हो जाएगा। देखो मम्मा भी गुलेरिया, मैं भी गुलेरिया और अब तो आप गुलेरिया हो गई। इधर रिया की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा अब करण गुलेरिया की तरफ घूर घूर कर देखने लगती है, क्योंकि करण ने अभी अभी ये बात कही थी कि अब वो गुलेरिया हो गई है और इसी बात को यहाँ पर रिया ने पकड़ लिया था। इसलिए वो करण की तरफ देखती है तो वहीं करण गुलेरिया के चेहरे पर भी एक स्माइल थी जब स्वाति उनकी तरफ इस तरह से देखती हैं। यहाँ अब राजलक्ष्मी श्रेया से कहती हैं, भाभी देखो अब हमें चलना चाहिए, वहाँ गुलेरिया हाउस में स्वाति आंटी के वेलकम की तैयारियां भी तो करनी है, क्योंकि देखो अभी शादी तो यहाँ पर संपन्न हो गई, लेकिन इनके वेलकम के लिए तो वहाँ पर अभी कोई भी नहीं है, इसलिए वहाँ पर हम में से किसी एक को तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि देखो हमें इनका एक ग्रैंड वेलकम करना है। ये सुनते ही यहाँ पर श्रेया कहती है, हाँ राजलक्ष्मी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमने इनके वेलकम की तैयारियां तो की ही नहीं। इसलिए काम करते हैं, मैं आकाश को इन्फॉर्म कर देती हूँ, उसके बाद हम सभी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि देखिए शादी तो अब संपन्न हो गई है, इसलिए वैसे भी अब सबको अपने अपने घर के लिए तो निकलना ही होगा। ये कहते हुए ही श्रेया अब यहाँ पर आकाश के पास जाने लगती है, और वो जैसे अब आकाश के पास जाती है तो अब वो आकाश से कहती है कि हम सारी लेडीज आकाश गुलेरिया हाउस जा रहे हैं, हमें वहाँ पर काम है। ये सुनते ही अब आकाश को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि अभी तो शादी संपन्न हुई है और अभी इन सबको गुलेरिया हाउस क्यों जाना है। इसलिए अब आकाश सीधे ही श्रेया से पूछता है, क्यों श्रेया, अभी क्यों जाना है गुलेरिया हाउस? थोड़ी देर के बाद तो हम सभी चलते ही हैं ना। इस बात पर अब श्रेया कहती है, अरे नहीं आकाश, वो वहाँ भी तो तैयारी करनी है ना, क्योंकि वहाँ पर स्वाति आंटी अब शादी के बाद हमारे घर में आएगी, तो उनके वेलकम की तैयारी भी तो करनी है। श्रेया की ये बात सुनते ही अब आकाश कहता है, हाँ ठीक है श्रेया, फिर ऐसा करो बॉडीगार्ड को साथ में लेकर जाना। आकाश की ये बात सुनते ही श्रेया कहती है, ओके आकाश, हम जाते हैं। यहाँ श्रेया नंदिनी भाभी और राजलक्ष्मी के साथ अब यहाँ पर गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाती हैं, क्योंकि अब उनके पास बिल्कुल समय कम था। तो वहीं दूसरी तरफ इधर करण गुलेरिया जब वहाँ से स्टेज से नीचे उतरने वाले थे तो वहाँ अब उनके जूते नहीं थे, क्योंकि जैसे ही वो अब नीचे देखते हैं तो उनके जूते गायब थे। ये देखकर तो अब राजीव गुलेरिया कहता है कि ये इसके जूते कहाँ हैं? अरे कौन, करण के जूते कौन लेकर गया? अब राजीव की ये बात सुनते ही यहाँ पर बड़ी रानी कहती है कि अगर जूते को बचाने की जिम्मेदारी देनी ही थी तो किसी रिस्पॉन्सिबल को दे देना। अरे तुम लोगों ने भी किसे जिम्मेदारी दी? और ये कहते हुए ही बड़ी रानी के चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि बड़ी रानी जानती थी कि ये जिम्मेदारी तो राजीव गुलेरिया और धनंजय के ऊपर थी। ये देखकर अब राजीव गुलेरिया अब महेंद्र पीरामल की तरफ देखता और कहता है, तेरे होते हुए जूते कहाँ गायब हो गए महेंद्र? हाँ ये काम तो मैंने तुझे सौंपा था ना।
ये सुनते ही भी यहाँ पर आलिशा भी कहती है, क्या क्या यहाँ पर क्या यहाँ पर जूते नहीं हैं? अरे जूते कैसे गायब हो सकते हैं? किसने किए हैं यहाँ पर करण अंकल के जूते गायब? आलिशा की ये बात सुनते ही वहाँ पर अंजलि मामी कहती है, ठीक ठीक वैसे ही बेटा जैसे लक्ष्य जी के जूते गायब हुए हैं, इसलिए करण के भी जूते गायब हो गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब आलिशा अब अनिका की तरफ देखने लगती है, क्योंकि अब सच में जिस बात का उन्हें डर था वो सच में हो गया था, क्योंकि करण के जूते तो अब सच में यहाँ से चोरी हो ही गए थे। तो वहीं अब अनिका कहती है, पता नहीं यार कैसे कैसे हो गया, अरे मेरी नज़र तो जूतों पर ही थी। क्योंकि जैसे आलिशा अब अनिका की तरफ देखती है तो अब अनिका यहाँ पर अपना एक्सप्लेनेशन देने लगती है, क्योंकि अनिका को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर जूते वहां से कैसे गायब हो गए। तो यहाँ पर अब बड़ी रानी स्वाति मल्होत्रा को देख रही थी। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा अब यहाँ पर बड़ी रानी की तरफ एक आंख मारती है। यहाँ पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि करण गुलेरिया के जूते किसी और ने नहीं बल्कि आकांक्षा ने चुराए थे। यहाँ स्वाति मल्होत्रा तो अब अपने मन में ही सोचती है कि अनिका अगर तुम मेरी बेटी हो ना तो मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, भूलो मत। अगर तुम ऐनी को जूते चुराने के लिए कह सकती हो तो क्या मैं किंग की स्टैचू आकांक्षा को ये जूते चुराने के लिए नहीं बोल सकती हूँ क्या? हाँ देखो, रस्म तो रस्म होती है, इसलिए तुमने बड़ी चालाकी से लक्ष्य जी के जूते चुराए, तो अब देखो मैंने भी करण के जूते चुरवा दिए हैं। यहाँ पर अब बड़ी रानी ये सब देखकर कहती है, करण और लक्ष्य अभी देखो टाइम लगने वाला है, क्योंकि देखो जब तक तुम दोनों के जूते नहीं आ जाते तब तक तो तुम दोनों भी यहाँ से स्टेज से उतरकर कहीं नहीं जा सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप दोनों को आराम से बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जूते मिलने में तो बहुत ही समय लगेगा। अभी तक तो ये भी पता नहीं चला है कि आखिर जूते चुराए किसने हैं। जब चुराने वाले का पता चल जाएगा उसके बाद ही तो कोई रस्म आगे पूरी की जाएगी ना। इसलिए खड़े खड़े तुम दोनों थक जाओगे, इसलिए तुम दोनों आराम से बैठ जाओ। बड़ी रानी की ये बात सुनते ही आकाश गुलेरिया अब वहाँ पर स्टाफ से कहता है कि यहाँ पर 4 चेयर लगा दो। अब कई आकाश की ये बात सुनते ही कुछ स्टाफ एक एक करके वहाँ स्टेज पर ही चेयर लेकर आ जाते हैं। तो वहीं अब करण गुलेरिया स्वाति मल्होत्रा के साथ बैठ जाते हैं। तो वहीं लक्ष्य और श्वेता ये दोनों भी बैठे हुए थे एक तरफ, जहाँ पर दोनों ही कपल अपनी अपनी चेयर पर बैठकर अब जूतों के आने का इंतजार कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आयशा मारवा की नज़र तो बार बार बस नताशा के रूम की तरफ ही जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर आयशा मारवा को डर था कि अगर नताशा ने यशवंत मल्होत्रा को यहाँ पर देख लिया तो वो उसे सच में जान से मार देगी, क्योंकि वो नताशा के गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ थी और वो ये भी जानती थी कि नताशा उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और अब तो माँ भी नहीं है जो यहाँ पर नताशा को रोक सकती है। या आयशा मारवा को इस तरह से ऐसे चिंता में देखकर बार बार एक कमरे की तरफ देखता हुआ देखकर अब रोहित अब आयशा मारवा के पास आता है, क्योंकि रोहित मारवा ने काफी समय से ये नोटिस कर रहा था कि उसकी माँ किसी चीज को लेकर काफी अपसेट है। इसलिए अब रोहित उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ है माँ, आप इतनी अपसेट क्यों हैं? रोहित की ये बात सुनते ही आयशा मारवा हैरानी से रोहित की तरफ देखती है। तो यहाँ पर रोहित के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और अब रोहित कहता है, क्या लगता है आपको माँ, हाँ कि मैं अपनी माँ को नहीं पहचान पाऊंगा? हाँ बस इतना ही जान पाई हो क्या आप मुझे? क्योंकि आयशा मारवा यहाँ पर रोहित की तरफ हैरानी से इसलिए देखती है क्योंकि कुछ समय पहले तो आयशा ने ये कहा था कि नताशा ही बाहर रहेगी, वो अभी कमरे में रहेगी, लेकिन उसके बाद आयशा खुद यहाँ पर शादी में बाहर आ गई थी और नताशा अंदर चली गई थी। इसके बारे में आयशा भी सोच रही थी क्योंकि रोहित को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। इसलिए अब रोहित यहाँ पर ये सब कहता है कि क्या आप आज तक मुझे इतना ही जान पाई हैं, क्या मैं अपनी माँ को नहीं पहचान पाऊंगा? रोहित की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, क्या तुम अनिका से नाराज हो क्या रोहित? क्योंकि ये बात आयशा मारवा ने भी नोटिस कर ली थी। आयशा की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, नहीं माँ ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे परेशानी की वजह तो कुछ और है।
खैर छोड़िए इन सब बातों को, आप इंजॉय करिए, या हम भी इंजॉय करते हैं। जहाँ एक तरफ रोहित के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उस होटल के रूम में किंग भी अभी अपने विंडो से नीचे देखते हुए ही अब अपने मन में ही सोचते हैं, आखिर आखिर कौन है ये महारानी जिसने आज यशवंत मल्होत्रा को मारने का प्लान कैंसिल किया है। क्यों क्यों अनंता, तुम ऐसा कैसे कैसे किसी को भी ऐसी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती हो। अरे जो चीजें पहले से ही डिसाइड की जा चुकी थी, जो यहाँ पर कविना अवंतिका की एक इच्छा थी, उसके खिलाफ तुम वो कैसे जा सकती है। तुम्हें ऐसे ही किसी को भी ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए थी। तुम ये कैसे कर सकती हो। अरे मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरह से मेरे लिए हुए डिसीजन को इस तरह से उसे कैंसिल करोगी। मुझे नहीं पता था। अरे कम से कम जिसे भी तुमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी थी, कम से कम उसकी काबिलियत तो देखती। अरे उसने आज यहाँ पर कविना अवंतिका की इच्छा को पूरा नहीं होने दिया। आज हर हाल में यशवंत मल्होत्रा की मौत होनी थी, क्योंकि अगर आज यशवंती की शादी होनी थी तो यशवंत की भी मौत पक्की थी और ये पहले से ही तय था। लेकिन आज वो सब कैंसिल हो गया। किंग को अभी इसी के बारे में सोच कर काफी ही चिंता हो रही थी, साथ के साथ उसे गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर अनंता ने ये जिम्मेदारी किसको दी है, क्योंकि अभी तक किंग भी इसके बारे में नहीं जानते थे। जहां किंग अभी अपने रूम में अपने ही ख्यालों में थे, तो वहीं दूसरी तरफ इधर अनिका भी अब अपने मन में सोचती है, नानी माँ हो सके तो मुझे माफ कर देना, आपने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और आज शायद पहली बार मैंने अपने पर्सनल हैप्पीनेस की वजह से ये कदम उठाया है। शायद मुझे नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मैं आज अपने मम्मी और पापा इन दोनों का ये स्पेशल दिन तो खराब नहीं कर सकती थी। इसमें ये मेरी भी एक पर्सनल खुशी थी जिसे मैं खराब नहीं करना चाहती थी। पहली बार मैं अपने लिए कुछ सोच रही हूँ। मुझे नहीं पता है कि मैंने क्या किया, आखिर क्यों, और मुझे ये भी नहीं पता है कि आखिर क्यों कविना अवंतिका की बात को इतनी अहमियत दी जा रही है, जो अभी इस दुनिया में भी नहीं है। अगर वो जिंदा होती तो भी मैं ये सब समझ सकती थी। एक मरे हुए इंसान के लिए यहाँ पर किसी की जिंदगी की खुशियों को क्यों छीना जा रहा है, वो भी उसके स्पेशल दिन पर। ये बातें मेरी समझ से बाहर हैं। यानी का अपनी इन्हीं सोच में थी कि तभी अब उसके पास अब एकदम से रिया आ जाती है और यहाँ पर रिया आकर अब अनिका के हाथ को दबा देती है। जैसे ही अब यहाँ पर रिया अनिका के हाथ को दबाती है तो अनिका अब अपने सेंस में आती है और अब अनिका रिया की तरफ थोड़ा सा नीचे झुक कर कहती है, क्या हुआ है रिया। ये सुनते ही अब रिया कहती है, हमें जाना होगा मम्मा। अलेक्जेंडर कहता है कि उसके बड़ी ने उसके पास सिग्नल भेजा है, इसलिए हमें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। रिया की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, ठीक है रिया, फिर आप जाइए। और ये कहते हुए ही अनिका अब रिया के साथ आ जाती है, तो वहीं आर्यन भी अभी रोहित को लेकर वहां पर आ जाता है। और जैसे ही ये सभी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो वो सभी अब एक लोकेशन पर जाकर मिलते हैं, तो वहीं अब निखिल के पापा भी वहीं पर ही मौजूद थे और वो अब यही सोचते हैं कि इससे पहले कि इन लोगों का प्लान शुरू हो, मुझे बच्चों के साथ आयशा मैडम को भी यहाँ से लेकर चले जाना चाहिए। और पीयूष रायचंद, तुम्हारी बहुत बड़ी कमजोरी अब मेरे पास है। अगर तुम सभी ने मिलकर कोई भी नाटक यहाँ पर किया ना, तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। या निखिल के पापा भी यहाँ पर अपनी इसी सोच में थे, तो वहीं दूसरी तरफ इधर बच्चे अनिका और रोहित से मिलकर निखिल के पापा की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं अब यहाँ पर अरुण कहते हैं, बेटा अलेक्जेंडर अपनी दादी माँ को लेकर आओ, क्योंकि देखो अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना भी है। ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, ओके फ्रेंड। और ये कहते हुए ही अलेक्जेंडर अब दौड़कर आयशा मारवा के पास जाता है और अब वो यहाँ पर कहता है, चले दादी माँ, क्योंकि देखो अब हम लेट हो रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए।
अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, हाँ हाँ बेटा चलते हैं। और यहाँ पर अब आयशा मारवा भी बच्चों के साथ जाने लगती है। और वो जैसे अनिका और रोहित के पास जाती है तो वहाँ पर जाते हुए आयशा मारवा सबसे पहले तो दोनों को हक करती है, क्योंकि आयशा मारवा जानती थी कि वो फिर से किंग के पैलेस में जा रही है, यानी अपने पापा के पास जा रही है। इसलिए वो अनिका और रोहित से एक बार मिलना चाहती थी। और अब वो उन्हें हक करते हुए कहती है कि अपनी मासी का ख्याल रखना, देखो उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। इधर आयशा मारवा की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, माँ आप चिंता मत कीजिए, हम हैं उनके साथ, हम उनकी अच्छे से देखभाल करेंगे। वैसे सच कहूँ तो शायद उन्हें हमारी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो खुद इतनी कैपेबल हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। या अनिका और रोहित की ये बात सुनकर अब आयशा मारवा भी कहती है, हाँ अनिका ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शक नहीं है, क्योंकि नताशा एक अच्छी फाइटर है, वो अच्छों को चने चबा सकती है। यहाँ अनिका और रोहित से मिलने के बाद अब आयशा मारवा बच्चों के साथ अब होटल के अंदर चली जाती है। तो वहीं आयशा मारवा के और बच्चों के जाने के बाद वहीं अब अनिका और रोहित दोनों ही अब आज थोड़ा सा इमोशनल थे। वैसे उन्हें पता था कि ये दिन तो आना ही है, लेकिन इस तरह से आएगा ये उन्होंने नहीं सोचा था। यहाँ पर ये दोनों अब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी अब पीछे से आलिशा अब अनिका को आवाज लगा रही थी। उस आवाज को सुनकर अब अनिका और रोहित दोनों ही अब खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि रोहित और अनिका इसलिए इमोशनल हो गए थे क्योंकि तीनों ही बच्चे और आयशा मारवा फिर से यहाँ पर अब किंग के पैलेस के लिए जा रहे थे। और अब उन्हें भी नहीं पता था कि उसके बाद अब वो कब अपनी माँ और बच्चों से मिल पाएंगे। अपने इमोशंस को अच्छी तरह से कंट्रोल करने के बाद और फिर से अपने चेहरे को नॉर्मल करने के बाद अब अनिका और रोहित दोनों ही यहाँ पर आलिशा जहाँ से उन्हें आवाज़ लगा रही थी अब वो आलिशा की तरफ बढ़ जाते हैं कि आखिर आलिशा उन्हें क्यों बुला रही थी। और वहाँ जाने के बाद अब यहाँ पर अनिका आलिशा से कहती है, क्या हुआ आलिशा, तुम हमें क्यों बुला रही थी। इस बात पर अब कभी ना आलिशा कहती है, देखो ना अनिका, रानी माँ जूता चुराई में 10 लाख मांग रही हैं और ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है क्या। ये सुनते ही अब अनिका कहती हैं, अरे इतने में तो पता नहीं पापा कितने ही जूते खरीद लें, 10 लाख तो सच में बहुत ही ज़्यादा हैं। ये सुनते ही यहाँ पर लक्ष्य भी कहता है, अच्छा तो वो लोग गलत हैं और यहाँ पर मुक्ता और प्रीति ने तो मुझसे 1 करोड़ मांगे हैं। लाइक सीरियसली ये कौन सा लॉजिक है। तो अनिका देखो, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको 10 लाख ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन प्रीति और मुक्ता ने तो मुझसे इतनी ज़्यादा रकम मांगी है, वो कैसे लॉजिक है। ये सुनते ही अनिका मुक्ता और प्रीति की तरफ देखने लगती हैं तो वो दोनों ही अब आलिशा की तरफ इशारा करती हैं। या अनिका अब आलिशा को देखकर कहती है, आलिशा लाइक सीरियसली इतना ज़्यादा। अनिका की ये बात सुनते ही आलिशा कहती हैं, हाँ हमें तो डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है ना। देखो अनिका, हमने 1 करोड़ जरूर मांगा है, लेकिन फिर वो कई हिस्सों में भी तो आएगा, इसलिए हमारे पास तो कम ही आएगा ना। आलिशा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है फिर एक काम करते हैं, ये रस्म है, इसे रस्म जैसे ही लेते हैं। तो पापा एंड लक्ष्य जी, आप दोनों को जितना देना है आप उतना ही दीजिए, क्योंकि हम अपनी मर्जी से किसी से भी कम या ज़्यादा नहीं मांगेंगे। आपको इस रस्म के लिए जितना अमाउंट ठीक लगे आप जूते चुराए के उतना ही पैसा दीजिए, क्योंकि ऐसे तो सच में बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से डिसाइड कीजिए। अनिका की ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया भी कहता है, सच में अनिका मानना पड़ेगा, वेरी गुड बेटा, इसलिए मेरे ख्याल से तो 1101 रुपये काफ़ी हैं, क्योंकि देखो तुम्हारे जैसा तुमने कहा है ये है तो एक रकम ही, और वैसे भी अगर देखा जाए तो तुम में से किसी को किसी भी चीज़ की कोई कमी भी नहीं है। राजीव की ये बात सुनते ही अंजलि मामी कहती है, ये क्या बात हुई, हाँ हम क्या भीख मांग रहे हैं, सिर्फ 11,001 रुपया, और वैसे भी ये आपका जमाना नहीं है राजीव, हमें तो आज के हिसाब से पैसे चाहिए, क्योंकि देखो शादी आज के हिसाब से हुई है तो जूता चुराई के पैसे भी आज के हिसाब से होने चाहिए।
अब अंजलि की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल भी कहते हैं ठीक है फिर 11,000 एक नहीं तो 50,000, 50,000 में ये डील करते हैं। ये सुनते ही बड़ी रानी और अंजलि मामी अब एक दूसरे को देखती हैं और वो दोनों ही भी यहाँ पर हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। तो वहीं अब लक्ष्य भी कहता है ठीक है फिर 1 लाख तो लेकर ही मानेंगे ना। इसलिए ये सुनते ही अब कविन आलिशा कहती है ऑफ कोर्स आप 1 लाख तो दीजिए, उसके बाद हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट उसे कर लेंगे। ये सुनते ही यहाँ पर लक्ष्य कहता है चेक चलेगा क्या, मैं आपको 1 लाख रुपए का चेक दे देता हूँ। लक्ष्य की इस बात पर अब मुक्ता कहती है नहीं चेक नहीं, हमें यूपीआई पेमेंट चाहिए, हमें वो भी चलेगा। ये सुनते ही अब लक्ष्य कहता है ठीक है फिर मैं अनिका जी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, आप उनमें से ही ले लेना आपका जिसका जो हिस्सा हो। यहाँ पर अब करण गुलेरिया और लक्ष्य दोनों ही अब अपने अपने फोन से अब दोनों ही तरफ पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। एक तरफ जहाँ पर लक्ष्य जी अनिका के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है तो वहीं करण यहाँ पर अंजलि मामी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो वहीं मुक्ता और प्रीति दोनों ही भागते हुए ही जाती हैं और अब वे उनके छुपाए हुए जूतों को अब यहाँ पर लेकर आ जाती हैं। और वो जैसे ही अब यहाँ पर दोनों के दोनों जूते पहनते हैं तो यहाँ पर अब नानी माँ की आंखों में अब आंसू थे, क्योंकि सच में अब विदाई का समय आ रहा था। इसलिए नानी माँ पहले से ही इमोशनल हो गई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी की सारी रस्में तो अब पूरी हो चुकी थी। और अब यहाँ पर नानी माँ कहती है चलो अब जब ये सब हो गया है तो एक आखिरी रस्म और करते हैं, चलो अब विदाई की तैयारी करो, क्योंकि अब सब कुछ हो गया है तो अब हमें अपनी बेटियों को विदा भी करना होगा। नानी माँ की ये बात सुनते ही वहाँ पर अब सभी की ही आंखें नम हो जाती हैं। वैसे तो क्योंकि ना तो श्वेता ज्यादा दूर जा रही थी और स्वाति मल्होत्रा भी बस गुलेरिया हाउस ही तो जा रही थी, लेकिन कहने के लिए तो ये एक विदाई ही थी जिसे सुनकर ही सभी की आंखें नम थी। जहाँ एक तरफ श्वेता अब सभी के गले लगकर रो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति भी आज थोड़ी सी इमोशनल थी। तो वहीं अब अंजलि मामी कहती है अनिका आलिशा जरा मेरे साथ आना बेटा। अब अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब अनिका और आलिशा दोनों ही अंजलि मामी के पीछे पीछे जाने लगती हैं। इधर कुछ देर के बाद दोनों के ही हाथों में अब सूपा लेकर आ रही थी, जिसके अंदर यहाँ पर पफ्ड राइस और उसके साथ कुछ कॉइन्स भी थे। अनिका और आलिशा दोनों ही अब स्वाति और श्वेता के बगल में आकर खड़ी हो जाती हैं। तो वहीं नानी माँ अब स्वाति के पीछे तो वहीं अंजलि मामी अब यहाँ पर श्वेता के पीछे, दोनों ही यहाँ पर अपनी अपनी साड़ी के पल्लू को फैलाकर खड़े थे। तो वहीं अब श्वेता और स्वाति दोनों ही अब अपने अपने हाथों में उस सुबह में रखे हुए पफ्ड राइस को उठाकर उसे अपने सिर पे के पीछे की तरफ फेंकते हैं। तो वहीं अपने कदमों को पीछे की तरफ जब वो राइस फेंक रहे थे तो साथ के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाती जा रही थी। इस तरह से दोनों को जाते हुए देखकर आज सभी की ही आंखें नम थी। सच में यहाँ पर सभी काफी इमोशनल हो गए थे। कुछ देर के बाद यहाँ पर अब किशन मामा स्वाति के हाथ को अब करण गुलेरिया के हाथ में देते हुए कहते हैं देखो करण, मेरी बहन को किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, मेरी बहन के कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और ना ही इसकी आंखों में कभी आंसू आने चाहिए। देखो करण, ये तो तुम भी जानते हो मेरी बहन ने आज तक बस तकलीफें सही हैं, इसलिए अब उसकी आने वाली जिंदगी में कोई भी दुख नहीं आना चाहिए। किशन मामा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं तुम क्या मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ किशन। इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं हाँ देखो करण, मैं धमकी तो तुम्हें नहीं दे रहा था, लेकिन अगर तुम्हें ये धमकी लग रही है तो इसे धमकी ही समझ लो। जहाँ एक तरफ किशन मामा अब करण गुलेरिया से बात कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ आकाश और कृष भी यहाँ पर श्वेता का हाथ अब लक्ष्य के हाथ में रखते हैं और अब वो उसे भी यही कह रहे थे, क्योंकि उसे भी अब वो श्वेता की काफी चिंता हो रही थी। वो भी अब लक्ष्य के हाथ में हाथ रखते हुए कहते हैं देखो लक्ष्य, श्वेता को कभी भी किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, तुम वादा करो कि तुम हमारी बहन को हमेशा खुश रखोगे। इस बात पर अब लक्ष्य भी हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। अब तक एंट्रेंस गेट पर
दो गाड़ियां भी आ जाती हैं और दोनों ही गाड़ियों को यहाँ पर फूलों से सजाया गया था। एक गाड़ी पर तो यहाँ पर लिखा हुआ था करण वेड स्वाति और दूसरी गाड़ी में लिखा हुआ था लक्ष्य वेड श्वेता। यहाँ पर अब वो चारों ही अब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो वहीं जहाँ पर किशन मामा अब स्वाति की गाड़ी को पीछे से धक्का दे रहे थे, क्योंकि एक भाई होने के नाते वो अपनी बहन को विदा कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ ये फर्ज आकाश और क्रिश ये दोनों भी पूरा कर रहे थे, क्योंकि आकाश और क्रिश ये दोनों श्वेता की गाड़ी को धक्का दे रहे थे। तो यहाँ पर अब अंजलि मामी और नानी माँ को संभाल रही थी, क्योंकि अंजलि मामी और नानी माँ दोनों की ही आंखें नम थी। और क्योंकि आज उन्होंने अपने घर की दोनों ही बेटियों को विदा कर दिया था। और अब वो यहाँ पर रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, मैं अभी मल्होत्रा हाउस जाऊं, आप नानी माँ को तो देख ही रहे हैं ना। अब अनिका की इस बात पर अब यहाँ पर आलिशा कहती है, हमें तो लगा था अनिका कि आप हमारे साथ गुलेरिया हाउस चलेंगी। वो क्या है ना कि स्वाति आंटी का वेलकम करने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पर जाने के बाद उनके वेलकम की भी तो तैयारियां करनी है नानी का। अगर तुम मल्होत्रा हाउस में रह जाओगी तो फिर वहाँ पर ये सब कैसे होगा। आलिशा की ये बात सुनते ही भी यहाँ पर अंजलि मामी कहती है, हाँ अनिका बेटा, देखो आलिशा बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि स्वाति के लिए उसका ये दिन काफ़ी स्पेशल है। इसलिए तुम यहाँ पर हम सब कुछ संभाल लेंगे। तुम अभी गुलेरिया हाउस में जाओ, तुम्हारा वहाँ रहना भी तो बहुत ही ज़रूरी है ना। अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, आप दोनों मामी खुद को अकेला मत समझना, प्लीज़ हम है ना। ये और वैसे भी श्वेता कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं जा रही है, वो रहेगी तो इसी शहर में ही। यहाँ पर अब सभी मल्होत्रा परिवार फैमिली से विदा लेकर अब अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं यहाँ पर अब धनंजय पीरामल अब रोहित से कहते हैं, रोहित तुम मेरे साथ गुलेरिया हाउस चल रहे हो ना। धनंजय की इस बात पर इससे पहले रोहित कोई भी जवाब देता, उससे पहले ही अब सुहासिनी मारवा कहती है, तुम दोनों जल्दी आ जाना। ये कहते हुए सुहासिनी मारवा भी मल्होत्रा परिवार से विदा लेकर सभी के साथ मारवा हाउस के लिए निकल जाती है। तो वहीं रोहित और धनंजय के साथ अनिका गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाती है। तो वहीं राजीव के साथ महेंद्र पीरामल, बड़ी रानी और आलिशा के साथ लतिका भी एक ही गाड़ी में गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाते हैं। इन सब के निकलने के बाद तो वहीं अब पीयूष रायचंद कहते हैं, हमें भी अब चलना चाहिए। पीयूष की ये बात सुनते ही अंजलि मामी भी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, जी भैया। यहाँ पर अब पीयूष रायचंद भी अब वहाँ से चले जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ पर अब शीला कहती है, मम्मी अब मेरे ख्याल से देखो अब ये शादी भी संपन्न हो गई है, इसलिए अब हमें भी जाने की इजाज़त दीजिए। अब शीला की ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है, हाँ चलते हैं। जहाँ एक तरफ मल्होत्रा हाउस में शांति थी, तो वहीं दूसरी तरफ इधर गुलेरिया हाउस में रौनक थी। पूरे ही घर को दिए की रोशनी से सजाया गया था और एंट्रेंस पर एक बड़ी सी फूलों की रंगोली बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर राजलक्ष्मी, श्रेया ये सब पहले ही यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर अब श्रेया कहती है, सब कुछ तैयार है ना, वो लोग बस किसी भी वक्त अब यहाँ पर आते ही होंगे। श्रेया की ये बात सुनते ही अब नंदिनी भाभी कहती है, अरे हाँ सब कुछ रेडी हो गया है श्रेया। आरती की थाली भी, चावल का कलश भी और आलते की थाली के साथ आलते की थाली भी, और यहाँ पर अब सब कुछ तैयार है। नंदिनी की ये बात सुनते ही अब श्रेया कहती है, यहाँ पर भी अब सब कुछ रेडी है, बस उनके आने का ही इंतजार है। यहाँ श्रेया ने ये कहा ही था कि तभी उसके कानों में अब हॉर्न के बजने की आवाज़ आती है। तो वो सभी को अब आवाज़ लगाने लगती हैं। तो यहाँ पर अब वो शारदा से के साथ अब वहाँ पर वो सभी हॉल में आ जाती और सभी की नज़र अब सामने ही थी कि तभी अब गाड़ी में से करण गुलेरिया उतरकर सबसे पहले बाहर आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा भी गाड़ी से निकलकर बाहर आ जाती है। तो वहीं अब उनके पीछे पीछे सारी ही गाड़ियाँ भी अब तक गुलेरिया हाउस में पहुँच चुकी थी और एक एक करके अब सभी अपनी गाड़ियों से उतरने लगते हैं और वो सभी अभी गुलेरिया हाउस की तरफ अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं।